जगन नाम का पंडित अपनी धर्मपत्नी सुमन के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम गोपाल था। गोपाल की शादी हो चुकी थी। जगन अपाहिज था, इसलिए रोटी पानी के लिए अपने बेटे गोपाल पर ही निर्भर रहता था। रोज सुबह गोपाल भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसे भीख में मिलता उसे चारों बांट कर खा लेते। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा, पर फिर गोपाल इस अपमान भरे जीवन से तंग आ गया। गोपाल ने दूसरे नगर में जाकर अपना भाग्य आजमाने के बारे में सोचा। उसने अपनी पत्नी माया को यह बात बताई और कहा वह किसी तरह से घर का काम चला ले, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल ने माया को यह भी समझाया कि मेरे जाने के बाद उसे मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता नाराज हो जाएं और उसे श्राप दे दें। ऐसा सोचकर एक दिन गोपाल ने पोटली में अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिनों तक चलता रहा, जब तक वह दूसरे नगर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आए, क्यों आए और तुम्हारी जाति क्या है? गोपाल ने जवाब दिया, वह पंडित है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए भोजन ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई। दुकानदार ने गोपाल को सलाह दी कि वह राजा से जाकर मिले, वह उसकी कुछ मदद जरूर कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक पंडित की जरूरत थी जो मंदिर की देखभाल कर सके। वह मंदिर उसने हाल में ही बनवाया था और जब उसने यह सुना कि वह पंडित भला और ईमानदार है तो वह उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही पंडित को अपने मंदिर का सेवक बना दिया और सोने के सिक्के महीने के निश्चित कर दिए। गोपाल के घर छोड़ने के 2 महीने बाद भी जब माया ने गोपाल के बारे में कुछ नहीं सुना तो वह उसकी खोज में निकल गई। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां गोपाल रहता था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाली भिखारी को दी जाती है जो भी भीख मांगने वहां जाता था। अगले दिन वह सुबह सुबह उसे लेने के लिए मंदिर गई तो वहां उसे उसका पति मिल गया। गोपाल ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की वह मुझे श्राप देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापस चली जाओ और वहीं मेरा इंतज़ार करो। माया बोली, नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता को भूख से मरते हुए देखने के लिए वहाँ वापस नहीं जा सकती। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। गोपाल बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम यह लो। और कहकर उसने एक कागज़ पर कुछ लाइनें लिखी और वह कागज़ उसे थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको उसके बदले में सोने के सिक्के दे दे। ऐसा ही है कहकर उसने अपनी पत्नी माया को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी हुई थी। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और रात्रि में किसी अजनबी जगह पहुंच जाए तो उसे वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वे उसे मार दें। नंबर 2, यदि किसी को किसी वस्तु की जरूरत हो तो पहले अपने दोस्त को जांचना चाहिए। अगर किसी वस्तु की जरूरत ना हो तो उसे अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। नंबर 3, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और वह उससे मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है तो उसका वह इस तरह से आवभगत करेगी जैसे उससे उससे कुछ लेना हो। अगर वह गरीब हालत में जाता है तो उस पर नाराज होगी और उससे पहचानेगी भी नहीं। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना है तो उसे वह अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर माया अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसे कितना कीमती कागज दिया है, पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी तो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज पढ़ा और उस कागज को लाने वाले को 10 कोड़े मारने का आदेश दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह माया ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल पड़ी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसे पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे राजा का पुत्र मिल गया तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज पढ़ रही है जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई है जिसके लिए उसे 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए। राजकुमार ने उससे वह कागज दिखाने के लिए कहा। माया ने उसे कागज दिखा दिया तो उसे पढ़कर
उसने उसके सोने के सिक्के के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब माया ने राजकुमार को बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उसकी जिंदगी भर के लिए काफी था। शाम को राजकुमार ने राजा को औरत से कागज खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा ने यह सुनकर उस पर बहुत गुस्सा किया और उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। सारा शाही राजघराना बहुत दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह आदेश सुना, क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था। साथ में सभी को उससे बड़ी उम्मीदें थीं और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। फिर भी राजा का आदेश तो आदेश था। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सभी को अलविदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल गया। रात होते होते वह एक जगह जा पहुंचा जहां उसे एक आदमी मिला। उसने उसे रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वह वहां गया तो उसका एक राजकुमार की तरह से स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसे बहुत बढ़िया खाना खिलाया और उसकी बेटी ने भी उसकी सेवा की। उसने सोचा, मुझे उस भली औरत के चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया, मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से आई। राजकुमार तो सोया हुआ नहीं था, सो वह उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो? अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, यह कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वह उसे बहुत प्यारा था। यह तोता राजा के साथ रहता था और राजा हमेशा तोते से बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह तोता अपने घर जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर अपने परिवार वालों से मिला और वापस लौटने लगा। लौटते समय वह एक पौधा लाया जिसके फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। पौधा बगीचे में लगा दिया गया। समय आने पर उस पौधे पर फल लगे, पर जैसे ही वे पकने लगे कि उस बगीचे में एक बहुत बड़ा सांप आ गया। उसने अपना जहर उस पौधे की शाखाओं पर बिखेर दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। जब फल पक गए तो राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उन फलों को जांचने के लिए एक बकरी की तरफ फेंके। बकरी उन फलों को खाते ही मर गई। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और यह सोचते हुए कि तोता उसके साथ धोखा कर रहा था, उसने तोते को मारने का आदेश दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उस पौधे में फिर से फल आए। तब तक उस पौधे की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी तो उसने उस पौधे से एक फल तोड़कर खा लिया। उसे खाते ही वह जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का आदेश दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह जवान भी और ताकतवर भी हो गया, जैसे लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसे कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फल का पौधा लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग चुके थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। उसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसे रोक लिया और उसे एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वह अगले दिन चला जाए। उस दिन फिर वही रुक गया। पिछले दिन की तरह उस दिन भी खूब खातिर की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया, क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वही लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत धनी
सेठ रहता था। उसके पास एक कुत्ता था। अचानक वह अमीर सेठ बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी सेठ से अपने कुत्ते के ऊपर 10,000 रुपये का कर्जा लिया और उसे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसके साथी सेठ की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। वफादार कुत्ते को पता चली कि वहाँ क्या हो रहा था। वह चोरों के पीछे दौड़ गया। उसने वह जगह देख ली थी जहाँ उन चोरों ने चोरी का माल छिपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब सेठ सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। सेठ तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पाजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसे घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, सो उसके पीछे जाना चाहिए। सेठ और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उन्हें वहां ले गया जहाँ चोरों ने उसका माल छिपा कर रखा था। उस जगह जाकर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू की और भौंकना शुरू किया, ये बताने की कोशिश की कि सामान या नीचे छुपा हुआ है। सेठ और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसे का वैसे ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसे उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज में लिखा था कि आपका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका 10,000 रुपये का कर्जा माफ करता है और इनाम के तौर पर 10,000 रुपये उसके लिए और भेज रहा है। जब सेठ ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहाँ से दूँ उसे पैसा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही ये कुत्ता मेरे पास आता है मैं इसे मार देता हूँ और कह दूंगा कि इसे किसी और ने मार दिया है। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। ना होगा कुत्ता ना रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान में एक कागज नीचे गिर पड़ा। सेठ ने वह कागज उठाया और पढ़ा तो वह बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वे मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जान अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमें कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। आओ चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक राजकुमार और उस मकान मालिक की लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि वे राजकुमार के एक दोस्त के घर नहीं आ पहुंचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहां से जाने की इजाज़त मांगी तो उसने उसे जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान देकर विदा किया। वहां से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठा जैसे वे पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंची। उसने उसकी रुचि हो गई क्योंकि उसकी रानी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम वैद्य बुलाए पर कोई उसे ठीक ना कर सका। उसने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसे ठीक कर दे। उसने अपने कुछ आदमी उसे महल में लाने के लिए भेजे पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी रानी को भी ले आए। इस पर राजा अपनी रानी को साथ लेकर आया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने रानी को उसके सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसे इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए थे तो उसने उसे उठने के लिए जाने के लिए कहा क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया क्योंकि रानी की मोतियों की माला खो गई थी और किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां गए जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसे प्रणाम किया था। उनको वह माला वहीं पड़ी मिल गई। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने जोगी को फांसी की सजा का आदेश सुना दिया
पर इस शाही आदेश को मानने से पहले ही राजकुमार ने फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और राजकुमार देश छोड़कर भाग गया। देश से बाहर निकलने के बाद अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वह अपने कपड़े पहने घूम रहा था तो उसने देखा कि एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता था और फिर रो लेता था। राजकुमार ने उनसे पूछा, अरे यह क्या बात है कि आप एक बार हंसते हो तो दूसरी बार रोते हैं? अगर आपको हंसना ही है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। किसान बोला, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। राजकुमार बोला, माफ़ कीजिए, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। इस पर किसान बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे रोज़ शादी करनी पड़ती है क्योंकि रोज़ ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्दी ही आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक किसान के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोला, यह तो हंसने रोने की बात है ही, पर अब आप रोइए नहीं, आपके बेटे की जगह मैं ले लूंगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े पहना दीजिएगा और तैयार कर दीजिएगा। किसान ने उसे बढ़िया से कपड़े पहना दिए, कुछ गहने बनवा दिए, शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ी भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह से मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली। इस इरादे से बिस्तर पर लेट गया कि आज की अपनी रात वह सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या होता है। वह चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के पास दो सांप निकले और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले उन नौजवानों को मारा होगा। पर राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वे उसके बिस्तर पर आए उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया तो यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा था और उसकी बेटी से बात कर रहा था। उसने सोचा, यह जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं मोहनपुरी के राजा का बेटा हूँ। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाजत मांगी तो राजा ने उसे तुरंत दे दी। राजा ने उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर विदा किया। राजकुमार चल दिया। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश में से होकर गुजरा तो उसके देश में आने की खबर राजा को लगी तो वह अपने हाथ जोड़े राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसे अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो कुछ भी खातिरदारी वह उसकी कर सकता था उसे स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसे मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। जब वह वहां से चला गया तो उसने उसे बताया कि जब वह पहले वहां आया था तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वह कैसे वहां से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहां से निकलकर वह अपने पुराने दोस्त के घर गया जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर अपना तंबू लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने नहीं गया। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया तो वह बोला, क्योंकि अब उसे मेरी सहायता की जरूरत नहीं। यह सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके महल पहुंचा और उसे अपनी ज़रूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी, पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वे उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसे अंदर ले आओ, वह जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर से देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर गया तो बूढ़े माता पिता ने उसके बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उन्हें फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस औरत की सलाह मानकर कितनी बार बचा। उसने उसे बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।